हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओयो एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा आज का टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज का पार्ट नंबर 1। आज से हम अपने सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज पार्ट नंबर 1 है, तो इसमें हम बेसिक और इंट्रोडक्टरी क्लास की तरह करने वाले हैं कि सेल्स होती क्या है, सेल्स को बनाया किसने, टिश्यूज क्या होती है। तो थोड़ा बेसिक से हम हाई लेवल पर जाने वाले हैं, तो इसके आगे आने वाले पार्ट्स को भी आपको पूरा देखना है और ये वाली लेक्चर को भी आपको पूरा देखना है, जिसमें आपके सेल्स एंड टिश्यूज वाला टॉपिक प्रिपेयर होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एडुटैप ने आपके लिए लॉन्च की है एक यूपीएससी की बुक, जिसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। इस बुक में आपको 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, उसके बाद उसकी आंसर की दी है और उसके बाद उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आप उसके एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं कि आपने गलती कहाँ की है। तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसे परचेस कर लेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप परचेस वहां से जाकर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन को। आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि केमिस्ट्री की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होते हैं, एटम। एटम्स जो होते हैं, यानी कि एटम से हमारे मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से फिर आगे केमिस्ट्री बनती है। तो बायो में भी, हमारे बॉडी में भी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होती है, सेल होती है। कौन होते हैं, सेल्स होते हैं। यानी कि सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसके बाद टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के बाद बॉडी बनेगी। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसे कहा गया। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है कि जितने भी आप प्रोसेस करते हैं, आप डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सारे सेल्यूलर लेवल पर जाकर करते हैं। सेल की मदद से आप सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हु डिस्कवर्ड द सेल एंड कॉइंड द टर्म सेल। अब ये सेल तो हमें पता चल गया है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल की डिस्कवरी आखिर कौन से साइंटिस्ट ने की है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक में और रॉबर्ट हुक में। तो आपको याद रखना है कि जो सेल की डिस्कवरी की है वो रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में। 1665 में उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की। उन्होंने देखा था, एक कॉर्क का स्लाइस देखा था, एक कॉर्क का स्लाइस देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। उन्हें ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, तो उन्हें पता चला था कि ये कुछ सेल जैसा होता है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, क्यों ना उसे सेल कहा जाए, तो ये हमें बताया है रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से कितने टाइप के सेल होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 टाइप के सेल होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल होता है, तो एनिमल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस के हिसाब से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर न्यूक्लियस के हिसाब से रखा गया है तो न्यूक्लियस के हिसाब से जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ये सब के अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अगर न्यूक्लियस के बेसिस में हमें सेल को डिवाइड करना है तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के हिसाब से करना है। यू का मतलब होता है, आप मान सकते हैं कि प्रेजेंट, यू का मतलब प्रेजेंट, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, प्रो का मतलब एब्सेंट और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। इस तरीके से आप लोग उसे लर्न रख सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, अगर सेल की बात कर रहे हैं, सेल है तो इतना सा, सेल है तो स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है जो अलग अलग काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो बात करने वाले। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बिल्कुल उस गेट कीपर की तरह होता है। अगर आपके बिल्डिंग के नीचे आपने कोई गेट कीपर को लगाया है, तो गेट कीपर क्या करेगा, कोई आ रहा है तो उसकी आईडी चेक करेगा, अगर वो सही है बंदा तो उसको अंदर आने देगा। कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, वो कौन देखता है, गेट कीपर देखता है। सेम उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन भी किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है,
कौन अंदर आ सकता है सेल में? ऑक्सीजन अंदर आ सकते हैं। बाहर कौन जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाएंगे। तो ये कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है, जो आउटर कवरिंग होती है। जो आउटर कवरिंग होती है, कौन इन आने वाला है, कौन लीव करने वाला है? तो कौन एंटर करने वाला है, कौन लीव करने वाला है सेल के अंदर, ये हमें कौन बताता है? सेल मेम्ब्रेन। या सेल को कौन बताता है? सेल मेम्ब्रेन बताते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए, पावर हाउस से ही समझ आ रहा है, पावर मतलब एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हमें किससे मिलती है, उसे ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन होता कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपने कोई खाना खाया, आपने कोई फूड खाया, फूड किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या करता है? हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। जब आपने कोई भी फूड खाया, फूड में आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सारी चीज़ें लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। माउथ में हमारे क्या होते हैं? सलाइवरी एमिलेज होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं, ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। ये ग्लूकोज क्या करता है? हमारे सेल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। ये पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है? सेल्स में हो रहा है। और सेल के कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिल रही है। ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए इससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी जहाँ से मिलती है उसे ही हम क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। तो सारी चीज़ें हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एक और बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एनर्जी जो मिलती है एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हमें जो एनर्जी मिलती है वो किसके फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इसीलिए एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। और जो एटीपी मिलती है 36 से 38 एटीपी एनर्जी हमें मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। अब रेस्पिरेशन भी दो टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, तो ये वाला जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन जब आप तेज दौड़ते हैं या जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेल्स में बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसकी वजह से आपके मसल्स में क्रैम्प आते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी हुई है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल हमने क्या समझा है? माइटोकॉन्ड्रिया को समझा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल दैट होल्ड्स ऑल द ऑर्गेनेल्स। अब आपको बोल रहा है कि सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है। अब मान लो ये आपका कोई सेल है, एनिमल सेल या प्लांट सेल, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर राइबोसोम है। तो ये सारी चीज़ों को जो होल्ड करके रखता है, ये जो सारे ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है, उसके लिए एक जेली की जरूरत पड़ती है। जेली, एक अंदर पे जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये ऑर्गेनल को होल्ड तो करता है और साथ ही साथ लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन यानी कि कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, तो ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके तो लुब्रिकेशन के लिए भी वहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल।
मान लो कोई सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है होता है, लगभग सेंटर ऑफ द सेल आप कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है बिल्कुल ब्रेन की तरह है। न्यूक्लियस जो है हमारे बॉडी में जैसा ब्रेन काम करता है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल ब्रेन की तरह काम करता है। ब्रेन हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे सारी एक्टिविटीज जो होती है ब्रेन कंट्रोल करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज आपके लिए अच्छी रहेगी क्या बुरी रहेगी, ये कौन बताता है, ब्रेन बताता है। ब्रेन सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड सारी जगह सिग्नल भेजता है नर्व सेल्स के थ्रू। तो ये सारा जो है ब्रेन जो काम करता है कंट्रोल करने का काम करता है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है वो भी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए होता है न्यूक्लियस, और डीएनए को होल्ड करता है। अब ये डीएनए के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए आपने फिल्म में या कोई मूवीज में या कोई सीरियल्स में सुना होगा कि हमें डीएनए मैच कराना है। तो डीएनए क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो मेल है और जो फीमेल है, पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट्स, ठीक है, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम रहते, इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम रहते, यानी कि 23 पेयर्स रहते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं दोनों के अंदर। दोनों के अंदर जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम है वो दोनों सेम रहते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो रहते हैं दोनों के अंदर सेम रहते हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स रहते हैं दोनों के अंदर, वो सेम रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑटोजोम्स कहा जाता है। अब एक पेयर जो है वो दोनों में अलग अलग है, एक पेयर दोनों में अलग अलग है। मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो ये जो एक पेयर अलग है उसे क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो उनका बेबी होता है, तो बेबी के अंदर भी क्या आएंगे, 46 क्रोमोसोम ही आएंगे। बेबी के अंदर भी क्या आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम्स में अगर जो 23rd पेयर वाला है, अगर 46 क्रोमोसोम्स में जो 45 और 46 वाला है, यानी कि जो 23rd पेयर है, अगर इसका भी एक्स आता है और इसका भी एक्स आता है, अगर मेल फादर का भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मदर का भी एक्स आ रहा है, मेल और फीमेल दोनों का एक्स और एक्स आ रहा है, तो ये होती है गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो जो बेबी होगा वो कौन होगी, गर्ल चाइल्ड होगी। अगर मान लो मेल का वाई आ रहा है और फीमेल का एक्स आ रहा है, तो क्या होता है, बॉय होता है। यानी कि गर्ल होना है कि बॉय होना है, ये कौन डिसाइड करता है, मेल डिसाइड करता है, मेल के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम्स जो हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो कॉपी हो रही है, कॉपी जो इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए। जो डीएनए ही होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जैसे अगर फादर की आईज है ब्लू, अगर बेबी की भी आई ब्लू हो रही है, यानी कि डीएनए कॉपी हो गया, अच्छी तरीके से कॉपी हुआ है। तो डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। तो डीएनए है कहाँ पर, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और डीएनए बनता किससे, प्रोटीन से बनता है, डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए, आरएनए की अगर बात करते हैं, आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन डीएनए जो रहता है डबल स्ट्रैंड का रहता है। ये क्वेश्चन आपके एपीएफसी के एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल हेल्प इट टू मेक इट्स ओन फूड। प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, अपना ओन फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, लेकिन प्लांट कर सकता है। तो प्लांट सेल जो रहता है वो अपना ओन फूड प्रिपेयर करता है। वो कौन सा मेथड होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये आपको याद रखना है। जब प्लांट अपना खुद का खाना बना सकते हैं और दूसरों का भी खाना, प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो उनके लिए भी खाना बनाना, खुद के लिए भी खाना बनाना, अपने बॉडी के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम भी खाना बनाते हैं, तो आप तो किचन में जाकर बना रहे हैं, तो आप जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो अपने बॉडी के अंदर जो खाना बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस करना कहते हैं। तो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके लिए उनको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है।
फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जब ये चारों चीज़ें प्लांट के पास आ जाते तो वो अपना खुद का खाना बनाते, अपना प्रिपेयर करते हैं फूड, और उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्लोरोफिल पौधे को कहाँ से मिलता है? क्लोरोफिल प्लांट को कहाँ से मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो प्लांट सेल में जो फूड प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। सनलाइट कौन लाकर देता है प्लांट्स को? क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 1% एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास कहाँ से आता है? स्ट्रोमेटा से आता है। स्ट्रोमेटा क्या होते हैं? ओपन और क्लोज होते हैं। स्ट्रोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। जब वो ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते, क्लोज होते हैं तो बाहर देते हैं। वाटर कहाँ से आता है? रूट्स से आता है। तो ये चारों चीज़ें जो है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। क्या एनिमल सेल में सिर्फ डीएनए होता है क्या? ये मेन डिफरेंस नहीं हो सकता। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है क्या? नहीं, ये भी डिफरेंस नहीं है। एनिमल सेल जो रहते हैं वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, सेल वॉल भी नहीं होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीज़ प्लांट सेल में होती है, कौन सी चीज़ एनिमल सेल में नहीं होती है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच ऑफ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सेल? सेल के लिए यहाँ पर कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? ऑल सेल्स आर सेम इन एवरी ऑर्गेनिज्म, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी ऑर्गेनिज्म में सेल सेम नहीं होते। किसी में यूनिसेल्यूलर होता है, कोई मल्टी सेल्यूलर होता है, किसी में सिंगल सेल होता है, किसी में मैनी सेल्स होते हैं, तो सिमिलर नहीं होते। सेल्स कैन नॉट लिव अलोन, ये भी गलत है। एवरी लिविंग थिंग इज मेड ऑफ सेल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई, सेल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हैं क्या? नहीं, सेल तो बहुत छोटे होते हैं, उसे आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये बिल्कुल सही है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, सेल्स जरूरी है। जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हम हैं, सारी चीज़ें सेल से बनी है, और बिना सेल के आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। सेल से टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन से बॉडी नहीं बनेगी। तो आपको याद रखना है, सबसे सही जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है वो ये दिया है कि एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग है, सारी की सारी चीज़ें सेल्स से बनी, और ये सेल्स के बारे में हमें रॉबर्ट हुक ने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें एनर्जी देता है। गोल्गी अपैरेटस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैक्यूल जो रहते हैं वो स्टोर करने के लिए रहते हैं, वैक्यूल्स स्टोर करने के लिए रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा है, आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा रहती है तो उसे आप स्टोर करके रख देते हैं, वैसे ही वैक्यूल होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है वो करता है राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राइबोसोम्स जो रहता है एक सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा रहेगा तो आपके सेल्स अच्छे रहेंगे, आपके टिश्यूज़ को वो रिपेयर करेगा। आपकी जो बॉडी बिल्डिंग होती है, प्रोटीन, आपने देखा होगा कि जो जिम जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन शेक ज़्यादा पीते हैं, तो प्रोटीन से क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा रहेगा, बॉडी बिल्डिंग अच्छे से होगी, सेल्स अच्छे होंगे, टिश्यूज़ रिपेयर करने में भी कौन मदद करता है? प्रोटीन हेल्प करते हैं। तो इस प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स में होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है, वो है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल मेल्स में रहता है, मेल्स में रहता है, याद रखिएगा। 50 to 60 माइक्रोमीटर के जितना छोटा रहता है स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर यहीं पर क्वेश्चन बनता कि बड़ा सेल कौन सा, स्मॉलेस्ट सेल बोला है, वैसे अगर लार्जेस्ट सेल बोल लेता तो फीमेल एग, फीमेल एग, फीमेल एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है।
वो उसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ओवम। तो फीमेल एग जो रहता है वो लार्जेस्ट सेल रहता है जिसे आप ओवम कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल अगर कहेगा तो स्पर्म सेल जो मेल में रहता है ये फीमेल में रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। अगर मान लो हम अभी तक सेल्स के बारे में बात करते हैं, अभी एक सेल के बारे में, अगर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बनता है, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था एटम, अगर एटम और एटम मिलते हैं, अगर एटम और एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे ही अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है, अगर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना। और ये टिश्यू क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। प्लांट टिश्यूज अलग है, एनिमल टिश्यूज अलग है। तो पार्ट नंबर 2 में हम इसी टिश्यूज के बारे में अपने लेवल को हाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं कि प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू आता है, एनिमल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव, एपिथेलियल, किसके अंदर क्या होता है, किसका काम क्या होता है, ये हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि टिश्यूज होते क्या है। जब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जब सेल्स का ग्रुप होता है और वो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, दो क्वेश्चन अभी जो है 14 और 15 वो आपके प्लांट टिश्यूज के ऊपर है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में ये प्लांट के अंदर रहेगा, एनिमल में ये जाइलम और फ्लोएम नहीं रहेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे काम यहाँ पर हो रहा है। जाइलम और फ्लोएम को आप वस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को वस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, जो प्लांट टिश्यू का एक पार्ट है। और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एक वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, एक फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो जो जाइलम होता है, जो जाइलम होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताने वाली हूँ। मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये है उसकी रूट्स। रूट्स क्या करती है, रूट्स क्या करती है, सॉइल से मिट्टी को एब्जॉर्ब करती है। सॉइल से क्या करती है, मिट्टी को एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी से पानी को खींचती है। जैसे आप क्या करते हैं, जूस पीते हैं, जूस में आप स्ट्रॉ डाल के पीते हैं, तो स्ट्रॉ से अगर आप जूस को ऊपर खींचते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब रूट्स सॉइल से वाटर को खींचते हैं, जब रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके खींचते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब वाटर जो है यहाँ तक पहुँच गया, वाटर यहाँ तक आ चुका है, रूट्स ने ऑस्मोसिस कर लिया है। अब वाटर जब ऊपर जाता है, वाटर जो ऊपर जाता है, वाटर को ऊपर कौन लेकर जाता है, जाइलम लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ये केवल यूनिडायरेक्शनल काम करता है। जाइलम जो रहता है यूनिडायरेक्शनल काम करता है, सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है। रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद ऊपर ले जाने का काम जाइलम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला है कि फ्लोएम किस में हेल्प करते हैं, फ्लोएम किस में हेल्प करते हैं, तो ये आपको बताना है। अब रूट्स ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, ऑस्मोसिस हो गया। उसके बाद जो प्लांट्स रहेंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लोएम है वो भी प्लांट टिश्यू के अंदर आता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि उनके लिए खाना है, खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस ग्लूकोज को ले जाने का काम, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने का काम ये फ्लोएम करते हैं। तो फ्लोएम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में जाइलम हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में फ्लोएम हेल्प करते हैं। तो दोनों जो टिश्यूज है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाले हैं। और दोनों ही टिश्यू प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर नहीं होते। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर भी फूड को लेकर जाता है और ऊपर से नीचे भी लेकर आता है। तो बाय डायरेक्शनल ये काम करता है। और जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल काम करता है। तो अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि सेल्स और टिश्यूज में आपको इस तरीके की प्रिपरेशन करना है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, उसमें हम टिश्यूज के बारे में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे एनिमल और प्लांट के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के ये 15 क्वेश्चन थे। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।